हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस आपको हिंदी की प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक की सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी बोली है जो कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित नहीं है बघेली बोली। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बघेली बोली जो है ये पूर्वी हिंदी, बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी का उदय कहाँ से हुआ है? देखिए, पूर्वी हिंदी का उदय हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उदय हुआ है। और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कौन कौन सी बोलियां हैं? पहली है अवधी बोली, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी जो है इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली जो आएगी आपकी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। और पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा, इसका विकास कहाँ से हुआ है? देखिए, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है सोर सैनी अपभ्रंश से। सोर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास हुआ है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ था कहाँ से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का जो उदय हुआ था ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था, जबकि पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास सोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और इस हिंदी की जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, इसकी 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी 5 बोलियां हैं? देखिए, एक तो है आपकी कौरवी, पहली बोली है कौरवी, जिसको आप खड़ी बोली भी कहते हैं। तो कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। दूसरी जो बोली है इसकी कौन सी है? ब्रज भाषा, दूसरी है ब्रज भाषा। तीसरी है हरियाणवी, जिसको बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणवी किस बोली का अन्य नाम बांगरू भी है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है हरियाणवी बोली। और फिर है चौथी बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। तो ये सभी जो आपकी बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो बांगरू, खड़ी बोली और ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा में सम्मिलित है, जबकि बघेली जो है ये सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धि किस शब्द में हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जागृति में। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? जागृति का कैसे लिखेंगे? जागृति, इस तरीके से रॉ इधर को लगेगा, ये वाला रॉ लगेगा इसमें। तो ये आपका हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पावश शब्द है, तो इनमें से पावश शब्द बताना है। देशज है, तत्सम है, संकर है या फिर तद्भव है। तो देखिए पावश जो शब्द है ये है तद्भव शब्द। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। तो कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है देखिए ऑप्शन सी, हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है। तो देखिए इनमें से तत्सम शब्द हैं आपके श्रावण, अर्पण और खरपर, लेकिन सुमिरन नहीं है। तो सुमिरन जो हो जाएगा ये कैसा शब्द है, ये है आपका तद्भव शब्द। और सुमिरन का तत्सम पूछा जाए तो सुमिरन, हाँ, तो सुमिरन का जो तत्सम रूप पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, स्मरण। सुमिरन का तत्सम रूप हो जाएगा स्मरण। तो ये ध्यान रखेंगे, सुमिरन जो है ये आपका तद्भव रूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो देखिए जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताएं क्या हो जाएगा। आप लोगों को आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनाहूत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, जिसका संबंध उपनिवेश से हो के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रागैतिहासिक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अत्यंत शब्द की बात करें तो इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो कि शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। तो यहाँ पे अत्यंत जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए समास वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, एक दो क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं तो आप सभी लोग इसको स्किप कर सकते हैं या फिर इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। सीधे आंसर बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं। तो ये आपका कौन सा वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। बाकी सभी वाक्य आपके शुद्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्योदय में कौन सी संधि है। देखिए सूर्योदय में संधि कौन सी संधि है बताइए। आप सभी को आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देखिए सूर्योदय में गुण संधि है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुण संधि में क्या होता है, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, गुण संधि में क्या बनता है, ए ओ और अर। तो यहाँ पे सूर्योदय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, सूर्य धन उदय, इसका सही संधि विच्छेद है। यहाँ पे देखिए सूर्य यानी कि यहाँ पे अ स्वर है, यहाँ पे है आपका छोटा ऊ, तो अ और छोटा ऊ के मिलने से यहाँ पे क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, यानी कि ओ बनता है गुण संधि में। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें,
चक्रपाणी में कौन सा समास है? देखिए चक्रपाणी में है आपका कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देती हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें यथाशक्ति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलग होने के बोध का कारक है। तो देखिए अलग होने के बोध का कारक कौन सा है? अपादान है, कर्म है, संबंध है या फिर संप्रदान है? तो आंसर कीजिए आप सभी लोग अपना। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपादान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हिंदी में कारकों की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जिन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग भी किन्हें कहा जाता है? कारक चिन्हों को ही कहा जाता है। और 8 कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं देखिए हिंदी में? एक तो होता है आपका कर्ता, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है आपका कर्म, तीसरा होता है आपका करण, चौथा होता है संप्रदान, पांचवा होता है आपका अपादान, छठा होता है आपका संबंध, सातवां होता है आपका क्या? अधिकरण। अधिकरण आपका सातवां होता है और आठवां होता है संबोधन। तो 8 कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में, ये आपको याद रखना है। और देखिए कर्ता की बात करें तो कर्ता में कारक चिन्ह क्या होता है? ने। ऐसे ही करण कर्म में बात करें तो कर्म में होता है को, करण में होता है से, के द्वारा, से या फिर के द्वारा हो जाएगा। करण कारक में कौन सा चिन्ह हो जाएगा? से के द्वारा। अधिकरण की बात करें, अधिकरण में कौन सा होता है? अधिकरण में होता है मैं, पर। संप्रदान की बात करें तो संप्रदान में होता है को, के लिए। अपादान में होता है से, अलग। अपादान में होता है से, अलग। और आपके संबंध में क्या होता है? संबंध में होता है का, के, की, ऐसे ही रा, रे, री, ये सभी आपके संबंध के कारक चिन्ह हो गए। ऐसे ही संबोधन की बात करें तो संबोधन में क्या कारक चिन्ह होता है? हे, हो, अरे, अहो, अपि, ये सभी आपके संबोधन कारक चिन्ह हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अलग होने का बोध का कारक चिन्ह बताना है तो अलग से अलग किसमें है? अपादान में है। तो आपका यहाँ पे अपादान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कारक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप आई होप करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से बता दिया मैंने कि कारक चिन्ह लगते हैं किसमें क्या लगता है। तो इसको आप करेक्ट करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है? तो देखिए पन प्रत्यय किसमें नहीं है ये बताना है। तो प्रत्यय शब्दों के एंड में लगते हैं, ये आपको याद रखना है। और किसमें पन प्रत्यय नहीं लगा है? 56 में नहीं लगा है। देखिए अगर 56 का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? छप, यानी आधा पौ होता है यहाँ पे। छप धन अन, छप धन अन। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय है, पन प्रत्यय नहीं है, अन प्रत्यय है। तो ये आपको याद रखना है। 56 में हो जाएगा कौन सा? अन प्रत्यय। पन प्रत्यय किस में है? बचपन में, पागलपन में, भोलापन में, इनमें है आपके पन प्रत्यय, लेकिन 56 में अन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किसमें कुउपसर्ग नहीं है? तो देखिए कुउपसर्ग किसमें नहीं है? कुसुम में। कुसुम में कुउपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है, कौन सा हो जाएगा बताइए? मधुरिमा, पहिया, चटनी, नव्यता, कौन सा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द? ये तो आप सभी कर लेंगे, तो जल्दी से राइट आंसर लगाइए। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्लासेस आपको स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज आपको 8 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाने वाला है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। तो देखिए इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? नव्यता जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे
के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए मुहावरे भी अक्सर आयु के द्वारा पूछे जाते हैं, तो मुहावरे, लोकोक्ति, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आप प्रिपेयर कर लें। तो देखिए लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन संघर्ष में फंसना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी। तो देखिए मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक लोकोक्ति है। तो इसका आशय क्या है ये बताना है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, इस लोकोक्ति का आशय क्या हो जाएगा? ऊपरी मित्रता किंतु मन में शत्रुता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दही बड़ा में कौन सा समास है? तो देखिए दही बड़ा, इसमें बताना है कौन सा समास है। तो इसमें है आपका कौन सा समास? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ, शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहते हैं? तो देखिए शब्द के अर्थ बोधक आधार को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? देखिए देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि जो है ये सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरावा, बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव में जो प्राप्त शिलालेख हैं, तो इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरावा के स्तूप तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव में प्राप्त शिलालेखों में मिलते हैं। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिम शाखा की प्रमुख लिपि है, और यह लिपि देवनागरी लिपि जो है ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ये ध्यान रखेंगे, यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो देखिए शुद्ध वाक्य तो आप इजीली कर लेंगे, शब्द पढ़ के ही आपको, सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, वाक्य किस प्रकार का है? तो देखिए यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है? देखिए ये है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। संयोजक अव्यय कौन कौन से? जैसे कि होता है आपका और, इसके अलावा एवं, तथा, या, अथवा, ऐसे ही अतः, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, तो ये सभी होते हैं आपके संयोजक अव्यय। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं, वहाँ पे वाक्य कौन सा हो जाता है आपका? संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, यदि दवा लोगे, और दूसरा जो आपका सरल वाक्य है ये कौन सा है? बुखार कम हो जाएगा। पहला सरल वाक्य है यदि दवा लोगे, दूसरा सरल वाक्य है बुखार कम हो जाएगा, और बीच में ये किससे जुड़ा हुआ है? संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका संयोजक अव्यय है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। तो देखिए आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्ट लोल्लट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो देखिए काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा।
काव्य हेतु प्रेरणा नहीं माना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको स्टडी विद एम के द्वारा दी जा रही है। और ये चैनल भी आप सभी लोगों का ही है। इस चैनल को आप ही लोगों को आगे पहुंचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो आप सभी का ही ये चैनल है, तो आप सभी लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को, स्टडी विद एम को, क्योंकि आपके लिए ही ये चैनल चलाया गया है हमारे द्वारा और काफ़ी आपको यहाँ पे मदद मिल जाती है स्टडी विद एम के द्वारा। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।